अच्छा भाई, पिछली क्लास के का जो काम दिया था मैंने एंड में, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, वरना फिर हम पास पेपर से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को आज की क्लास के अंदर। सब हो गया था? लेट्स स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, पास पेपर्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1। मेरे हिसाब से तो ये आप लोगों के लिए इजी है, आप लोगों के लिए भी इजी है। मैं अपने हिसाब से नहीं बात कर रहा, मतलब इट शुड बी इजी फॉर यू पीपल। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। Let's underline the keywords. It is an inclined plane. तो भाई सबसे पहले तो हम एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे ऑब्वियसली। जिसकी हाइट 0.7 मीटर्स दी हुई है। A block of mass 0.2 kilograms is released from the top of the plane. उसको रिलीज तो टॉप से किया है, लेकिन मैं कहाँ बनाऊंगा? मैं बीच में कहीं बनाऊंगा ताकि मैं उसके कंपोनेंट्स वेट वगैरह लगा सकूं। So I'm drawing that block of mass over here, but at the back of my mind I know कि इसको टॉप से रिलीज किया गया है। और जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है ब्लॉक, वो कितना है? 2.5 मीटर्स। You have to find the kinetic energy when the block reaches the bottom of the plane. Part 1. The plane is smooth. Let's use the energy method. इस सवाल के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और कोई एनर्जी? हसन, और कोई एनर्जी है इसके अंदर? नहीं सर। रानिया, व्हाट डू यू से, और कोई एनर्जी है इसके अंदर? सर वर्क डन को कंसिडर करेंगे। वर्क डन इज एनर्जी, बट वर्क डन कौन सा वर्क डन? मतलब कोई अगेंस्ट। जस्ट पुलिंग को नीचे फोर्स? की तरफ। देयर इज नो पुलिंग फोर्स, इसको नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी खींच रही है, इसका वेट खींच रहा है। तो कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, देयर इज नो वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स। तो भाई यही दो एनर्जीज हैं इसके अंदर। अब मुझे एनर्जी की इक्वेशन तो बताइए, क्या बनेगी इनमें से? गेन कौन सी है, लॉस कौन सी है? क्या दोनों गेन है, क्या दोनों लॉस है? जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल लॉस है। व्हाट अबाउट काइनेटिक? अब आप उससे ये नहीं कह सकते सर मुझे नहीं पता स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि प्लेन क्या है? स्मूथ। प्लेन इज स्मूथ। ओके, तो काइनेटिक भी बढ़ेगी। काइनेटिक बढ़ेगी और पोटेंशियल कम होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस। मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से छोड़ा था ना, तो ऊपर तो वेलोसिटी जीरो थी। तो जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हुई होगी,
वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई होगी? सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। mgh। बताओ कैलकुलेट करके कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? 1.4 जूल्स। प्लेन स्मूथ था, इतना मसला नहीं था। मसला आएगा जब प्लेन रफ हो जाएगा, लाइक द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने म्यू दे दिया। म्यू देने का पर्पस ये बताना था कि द प्लेन इज नो मोर स्मूथ। अब कितनी एनर्जीज इन्वॉल्व हो गई? अब बेटा अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी। दुआ, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी और Sir, with the against friction. एक और एक्स्ट्रा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बाकी सारी तो सेम ही है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। एंड नाउ देयर इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? ये लॉस होती है या गेन होती है? हमेशा। चलो तो थोड़ा सोच के कोई लॉजिक लगा के बता दो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? इट इज ऑलवेज। कोई भी नहीं बता रहा है, नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट? Increase होती है। गेन होती हम है। हमेशा गेन होती है, हमेशा। यस, इट इज ऑलवेज गेन। क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी बेचारी इस्तेमाल हो रही होती है इसको पूरा करने में। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। नीचे आ रहे तो बढ़ेगी, साइड सी बात है। तो लेट्स यूज एनर्जी मेथड। ऐसा हो सकता है कि सैटरडे को सिर्फ तुम 2 से 3 कर सकते हो। इनको आगे कर दो। इनके तो हर जगह क्लैशेस हैं, इन्हीं की वजह से पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारी एनर्जी इक्वेशन अकबर क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पार्ट 5 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि ये कैलकुलेट करना है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और और अब हम सब कुछ साइट में करके ये कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फ्रिक्शन निकालनी है। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये हो जाएगा म्यू आर मल्टीप्लाई बाई डी। लेट्स मार्क आर ऑन द डायग्राम। और हम कैसे मिलेगा आर? हाउ विल यू फाइंड आर? We will all wait for Arham to respond. Arham, I am still waiting. सर क्या पूछ रहे हैं आप? इतनी देर के बाद और हम कह रहे हैं सर क्या पूछ रहे हैं आप, इतनी देर के बाद।
और हम मैं ये पूछ रहा हूं आर कैसे निकालेंगे? सिर्फ तरीका ही बता दो मुझे कि तरीका क्या होता है आर निकालने का। सर ये मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं मतलब आपको अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल्स टू जीरो करना नहीं आता क्या? ये कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो हम शुरू की M1 में चले गए दूसरे चैप्टर पे। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल्स टू जीरो। मगर मसला ये है कि डाउनवर्ड कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। आई डोंट हैव दिस एंगल। कैन एनीबडी टेल मी ये एंगल कैसे मिलेगा? कैन So वी sin यूज theta, ट्रिग्नोमेट्री? यस, साइन थीटा। लेट्स यूज ट्रिग्नोमेट्री। Make sure your calculator is in degree mode. 16.26। तो फिर ये वाला एंगल कितना आएगा? सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन फोर। अच्छा भाई, ये जो कंपोनेंट होता है ये कौन सा कंपोनेंट होता है वेट का? कॉस। और ये वाला साइन। मतलब दिस कंपोनेंट इज एम जी कॉस थीटा, ये वाला एंगल। एंड दिस कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा, ये वाला एंगल का कंपोनेंट। यस। तो आर बराबर होगा, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आर माइनस 0.2 g साइन 73.74 इक्वल्स टू जीरो। मुझे पता है आर जो है वो बराबर होगा 0.2 g साइन 73.74, राइट? आर इसके बराबर होगा, वेट के ये वाले कंपोनेंट के बराबर। तो मैं डायरेक्टली आर की जगह लिख रहा हूं 0.2 g sin 73.74 multiply by d. What is d over here? 0.7 या 2.5? It is 2.5। ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दोगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मिल जाएगा। एग्जैक्ट 0.72 आ रहा है। ओके, 0.72 joules। Now this is our work done against friction। वापस से आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट आई नो कि पोटेंशियल एनर्जी 1.4 जूल्स थी। Man of nerves and
call it? अरे कहा था मैन ऑफ नर्व. अहमद, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? पता नहीं कौन सी जबान में आप बातें कर रहे हैं, सारी आवाजें आ रही हैं. What answer are we getting? Sir, 0.68. 0.68 joules. बाकी सबका भी आई होप यही आंसर आ रहा है. Okay. Next question which we will do is question number 3. पढ़ लीजिए. Draw the diagram after you read the question. It's a rough horizontal floor. Okay, और क्या क्या बोला है? 1.5 meters per second. Constant speed. What is your understanding of constant speed? Acceleration is 0? Okay. इतनी फोर्स से उसको खींच रहे हैं, making an angle of theta degrees upwards from the horizontal. Given that the work done by the force in 20 seconds, अच्छा टाइम भी दिया है. और ये जो वर्क डन हमें दिया हुआ है, ये कौन सी फोर्स का वर्क डन दिया हुआ है? पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स जिसको ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं. You call it pulling force or you may call it driving force as well. It is कितना? 720 joules. Calculate the value of theta. तो बस बहुत आसान है. अगर आपको वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स दिया हुआ है, तो एक फोर्स है बल्कि जो मैंने नहीं लगाई, फ्रिक्शन. अगर मुझे वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स दी हुई है, तो मैं वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स निकालूंगा और 720 जूल से इक्वेट कर दूंगा. वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कैसे मिलेगी?
सर हम पावर निकालेंगे। फोर्स वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस से नहीं हो जाएगा? सर विल इट डिस्टेंस नॉट कहाँ बी? से आएगा? टाइम और स्पीड नहीं दी हुई? टाइम और स्पीड तो दी हुई है, तो डिस्टेंस क्यों नहीं आ सकता? ठीक है सर, सही है। लेकिन एक गलती करेंगे आप लोग इसके अंदर। चलो पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना आ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस प्लीज। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। 30। 30 मीटर्स, ओके। अब हम वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने फोर्स 30 न्यूटन ले ली और उसको डिस्टेंस 30 मीटर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्जामिनर गलत कर देगा। व्हाट इज द रीजन? यस, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है, ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है, तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल यूज होगी। ऐसे नहीं हो सकता फोर्स टेढ़ी यूज हो रही है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होता। तो फोर्स क्या लेंगे हम लोग? 30 cos थीटा, थीटा भी नहीं पता ना, 30 cos थीटा इंटू 30, और इक्वेट किससे कर देंगे? 720 से। फाइन थीटा फ्रॉम हियर। सर मैंने थोड़ी लंबी कर दिया, पावर निकाल ली है, तो आंसर लेकिन सही आ रहा है, तो ये ठीक सही है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 36.9 डिग्रीज। आप पावर निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। Okay, now let's come to the next question that we will do. Question number 5. Let me paste the question on a fresh page. Diagram बना लो। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस। सॉरी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है, नहीं नहीं चेंज नहीं, चेंज हो रही है until it reaches its maximum speed। जी, सिर्फ मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो होगी, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू जो एम ए था वो जीरो हो जाएगा एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गई। मैक्सिमम स्पीड का मतलब द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई। तो कहीं इसका नोट बना लेना अपने पास, मैक्सिमम स्पीड
मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट में लिख देना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैक्सिमम स्पीड मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट में आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम। और क्या क्या दिया हुआ है? देयर इज नो द रेजिस्टेंस टू मोशन is constant and is equal to r newtons. Okay. And the power provided by the car's engine is 18 kilowatt. ये जो गाड़ी का इंजन पावर देता है ना, गाड़ी के इंजन को जो पावर देता है, वो क्यों देता है? क्योंकि वहां पे एक फोर्स इन्वॉल्व होती है जो गाड़ी को खींच रही होती है। इंजन से एक फोर्स जेनरेट होती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं जो इंजन प्रोवाइड करता है गाड़ी को? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स। ओके, तो दो चीजें हैं जो मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूं। एक मैं क्या कर सकता हूं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0, और दूसरी चीज मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? पावर का। अगर मैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मैं लिखूंगा ड्राइविंग फोर्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कोई वैल्यू नहीं पता इन दोनों में से। और अगर मैं पावर का फॉर्मूला यूज करता हूं तो मुझे पावर के जो दो तीन फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे, डिराइव किए थे हमने एक के बाद एक, उनमें से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए? फोर्स इनटू वेलोसिटी। यस, वर्क डन अपॉन टाइम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जो आखिरी था वो था फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये पावर वाली, ये ड्राइविंग फोर्स होती है, क्योंकि पावर से ड्राइविंग फोर्स जनरेट होती है। द पावर इज 18,000। ड्राइविंग फोर्स मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे वेलोसिटी जरूर पता है, 30 मीटर्स पर सेकेंड। यहां से ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। 600 न्यूटन्स। वो ड्राइविंग फोर्स यहां लिख दीजिए, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। 600 ही आएगी, क्योंकि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0 था। I want to see whether you can do part 2 on your own or not. अब वो एक्सेलरेशन मांग रहा है when its speed is 20 meters per second, यानी कि अब वो मैक्सिमम स्पीड पे नहीं, तो अब एक्सेलरेशन होगी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? आधे से ज्यादा m1 किस मेथड से हो जाती है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। पूरी आधे से ज्यादा m1 तो यही है, तो ये लगाइए ना आप इसके अंदर, अप्लाई फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगी। हमने एनर्जी की एक इक्वेशन बनाई और फिर हमने वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स निकाली पहले, और वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स का ही दोबारा से फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई? एफ की वैल्यू मिल गई।
अब याद रखना, अगर ये एफ है और ये एंगल 15 डिग्रीज बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ cos 15 बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे f cos 15 लिखा है। आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास का हम करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। Inclined plane, 1.2 डिग्रीज का एंगल, ये लगा दी हमने कार। कार का वेट कितना, 1150 g। ये ऊपर वाला एंगल कितना आएगा, 88.8 डिग्रीज। ये नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, तो देयर हैज टू बी अ पुलिंग फोर्स, राइट, देयर हैज टू बी अ ड्राइविंग फोर्स, और रेजिस्टेंस कितनी है, 975 न्यूटन की है। फाइंड द एक्सेलरेशन जब उसकी स्पीड कितनी है, 16 मीटर्स पर सेकेंड। उस वक्त आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। पावर इज 35,000 वॉट्स। तो ये दो वैल्यूज देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सबसे पहली चीज आप इन दो वैल्यूज की मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं। It is only if you are very good with the formula of power, which is ड्राइविंग driving फोर्स। force into velocity। हाँ जी, ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी। तो पावर की जगह 35,000, और ये हो गई ड्राइविंग फोर्स, एंड द वेलोसिटी इज 16। प्लीज टेल मी यहां से कितनी ड्राइविंग फोर्स आ रही है। 187.5 न्यूटन्स। ओके, 2187, सॉरी, 2187.5। ये क्या कंफर्म करूं, इतनी आसान कैलकुलेशन भी गलत बता दोगे क्या मुझे। साढ़े 35,000 डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करूं, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो व्हाट इज द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम। यस, अकबर क्या करेंगे जी, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। सो द फॉरवर्ड फोर्स इज द
driving force? What about the backward force? Or is it backward forces? रेजिस्टेंस भी है बैकवर्ड और वेट का कंपोनेंट भी तो लगेगा, जो सब पेपर में भूल कर आते हैं। वेट का बैकवर्ड कंपोनेंट भी तो लगेगा। 1150 जी cos 88.8 इज इक्वल्स टू ma। जीरो मत कर देना, एक्सेलरेशन निकालनी। ma बताइए कितनी आ रही है? सॉरी, 0.845 meters per second square. Is anybody else getting the same answer? अकबर ने मुझे ये वैल्यू बताई है, 0.845। अकबर अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया, सो आई एम वेटिंग। सर यही है। यही है। ओके, सो प्लीज नाउ मार्क योर होमवर्क, मार्क योर होमवर्क क्वेश्चंस। सबसे पहले आप मार्क कीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये दो मार्क कर लिए। उसके बाद 13, 15, 16 एंड 17। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2, 3-3 मिनट के। तो कल की क्लास से पहले ये मुझे सेंड कर देना। लेकिन अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, या बहुत सारे भी अगर नहीं हो सके, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना प्लीज। वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।